students, once again पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया था वो चैप्टर का नाम था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस में आने वाले जितने भी बाधाएं हैं, हर्डल्स हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, उसकी डिस्कशंस हमने स्टार्ट की थी और मैं इस लेक्चर में भी उसको ही आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी बातें हम लोगों ने की थी, फिजिकल बैरियर्स की बातें की थी उसमें, राइट। बहुत सारे लैंग्वेज, सिमेंटिक्स यानी मीनिंग में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, नॉइज, राइट, वर्ड्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, उसके बारे में बात की थी, राइट। और जो टेक्निकल जो फॉल्ट आते हैं, जो मीडियम का हम सिलेक्शन करते हैं, उसमें जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम और बहुत सारे डिफेक्ट्स जो आ जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड एक डिस्कशन किया था इसके बारे में। और उसी को जो कम्युनिकेशंस में हर्डल्स आते हैं, तो हर्डल्स के आज दूसरे आयाम पे हम लोग हैं, दूसरे एस्पेक्ट पे हम लोग हैं, एंड इट इज कॉल्ड सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। हमारा माइंडसेट, हम जिस सोसाइटी से आते हैं वहाँ का अपना एक एक्सपीरियंस, हर एक आदमी की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग उसके डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं, सोचने का एक ढंग अलग होता है, सोचने के एक तरीके अलग होते हैं। कहा जाता है कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक है। दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट बाय द गॉड। ये भगवान की तरफ से हम लोग को दिया हुआ एक बहुत बड़ा ये ब्लेसिंग्स है। हर एक अपने अपने, और जिस सोसाइटी से आप आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो जो एक्सपीरियंस आपके दिमाग में इतने दिनों का भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट तो जरूर करता है, नो डाउट अबाउट दैट। इसके बारे में आयोटा ऑफ डाउट्स हम लोग के दिमाग में नहीं होना चाहिए। नेचुरली कहते हैं ना कि हैबिट डाइज हार्ड, आदत जो है वो बहुत ही मुश्किल से मरती है। तो यही बात है कि जिस साइकोलॉजी, जो हमारे माइंड फ्रेम है, जो हमारा मस्तिष्क का फ्रेम है, जो बना हुआ है, बहुत दिनों के एक्सपीरियंसेस में रखे हुए हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, राइट। तो वो कहाँ से हम लोगों ने लिया है? सोसाइटी से डिराइव किया है और तब अपनी एक पर्सोना हमने बनाई। अब जब इतने चीजों को समेट कर इस ब्रेन में हमने रखा हुआ है अपने एक्सपीरियंस को, जिसको कि आप व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं, उसका असर तो जरूर होना है आपके कम्युनिकेशन पे। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। लेकिन मुश्किल ये है कि यही जो हम लोगों की जो हैबिट है, जो माइंड जिस ढंग से मोल्ड होता है हम लोगों का, तो उसका इफेक्ट कम्युनिकेशंस पे अच्छा भी पड़ सकता है और बुरा भी पड़ सकता है। तो जब ये थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं तो ये बैरियर्स का काम करता है, ये कम्युनिकेशन में और हमारे और आपके बीच के कम्युनिकेशन को फिर से डिस्टॉर्ट करता है, टोटली आउट ऑफ द ट्रैक कर देता है। तो इसकी भी बात हम कर रहे हैं अभी। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कैसे आते हैं? अब देखिए कि बहुत आदमी के अपने फियर्स होते हैं, होप होते हैं, आशाएं होती हैं, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई ऐसे करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, राइट। अब देखते हैं कि रिएक्शंस जो होते हैं, आदमी के अपने अपने रिएक्शंस होते हैं। जो मुझे उसकी पर्सोना अच्छी इसलिए नहीं लगी, उसकी पर्सनैलिटी मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी। बहुत सारी आप किसी के बारे में एसेस करते हैं,
जो असेसमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? नेचुरली आपकी बैकग्राउंड अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, तो नेचुरली ये कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी बाधा उत्पन्न करता है। इट मे क्रिएट सर्टेन ऑब्स्टैकल्स, बाधा क्रिएट करेगा वो। नेचुरली आपके लाइक्स अलग है, मेरे लाइक्स अलग है, आपके डिसलाइक्स हैं, हो सकता है कि वो मेरे लाइक्स हैं, मैं उसको डिसलाइक नहीं करता हूँ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हैबिट्स हैं। आपके व्यूज, विचार और ओपिनियन अपने अपने व्यूज हैं। आप कहते हैं यस, व्हाट इज योर टेक रिगार्डिंग दीज इश्यूज? 370 के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो उस कंपनी के जो नॉर्म्स हैं, हो सकता है यू मे नॉट लाइक दीज नॉर्म्स, तो नेचुरली वहां पे जो आप कम्युनिकेशन होगा और उस वो सोच जो आपने है, जो ये मुझे ये सब नॉर्म्स मुझे पसंद नहीं है, तो नेचुरली जिससे आप बात करेंगे उसका असर तो रहेगा। इट मे अफेक्ट। मैंने कही फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, भले इसको हम लोग उतना इंपॉर्टेंस ना दें प्रोफेशनल लाइफ में, नहीं। राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड अप टू नाउ, इस दौरान जितनी भी चीजें आपने फैमिली से सीखी हैं, तो कहते हैं ना कि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल। प्रथम विद्यालय कहाँ होता है? फैमिली, जहां पे आप बोलना सीखते हैं, रिएक्ट करना सीखते हैं, किसी चीज को लाइक करने में एक्सप्रेशन सीखते हैं, आपकी एक्टिविटीज सीखते हैं, आप जेस्चर, पोस्चर वहां से ही सीखते हैं, बच्चे देख के सीखते हैं वहां से। एंड इट विल बिकम योर हैबिट, एंड इट बिकम्स योर हैबिट, वो आपकी हैबिट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, कभी कुछ नेगेटिव हैबिट होगी तो उसको हम चेंज करेंगे इन ड्यू कोर्स। आगे आने वाले दिनों में यदि जो चीज गड़बड़ है उसको प्रोफेशनली हम ठीक करते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट एस्पेक्ट, वो तो अलग बात होगी। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड का असर, एवरीबडी इज कैरिंग दैट संस्कार, जिसको आप कह सकते हो वैल्यूज, वो जब आप कैरी करते हैं तो उसका असर कम्युनिकेशंस पे जरूर पड़ता है। ठीक है, इसको हम उतना गहराई में सोच नहीं पाते हैं, लेकिन उसका असर तो है। राइट, यू कैनॉट इग्नोर इट, राइट, यू कैनॉट गिव लेस इंपॉर्टेंस टू दिस, आपको तो इंपॉर्टेंस इसको देना ही है। तो एक फैमिली बैकग्राउंड भी कभी कभी असर करता है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स का काम करता है। जो आपने एक क्रिएट किया है अपने दिमाग में, आप उसी अनुसार बोलना, उसी अनुसार उसी बातों को परसीव करना, तो मे बी पॉसिबल्स वो अच्छा भी हो जाए, लेकिन कभी कभी वो हर्डल्स का भी काम आपके कम्युनिकेशन में करता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट इग्नोर दिस एस्पेक्ट एट ऑल। सोशल एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट, जिस सोशल बैकग्राउंड से, जिस सोशल एटमॉस्फेयर से आपको नरिशमेंट मिला है, वहां कैसे आपने उस सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप थे वहां पे आपने रिएक्ट कैसे किया, सीखा कैसे, ये जो एक सोशल एटमॉस्फेयर की बात है, एनवायरनमेंट की बात है, ये बहुत मायने रखता है किसी के एक माइंडसेट को क्रिएट करने में। यदि मेरा आज विचार ये है, तो कहीं ना कहीं जिस सोसाइटी में मैं पला बढ़ा हूं उसका असर तो मेरे पर्सनैलिटी में तो है ही, आपके पर्सनैलिटी में तो है ही। इसलिए कहते हैं कि उस सोशल बैकग्राउंड से वो है। अब मैं जिस सोशल बैकग्राउंड से आया हूं और आप जिस सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, उसका दोनों का असर तो दिखेगा, इट बाउंड टू हैपन, वो तो होगा, उसका इंपैक्ट तो होगा। राइट, इट विल हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर मेंटालिटी, माइंडसेट, उसका असर होता है। तो ये भी कम्युनिकेशंस में कभी कभी बैरियर्स का काम करते हैं कि आप जिस सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं और किसी चीज को उतना, सपोज कीजिए, उस बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं,
ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल वर्ड्स में उसको सीरियसली लिया जाता है तो वो क्लैश करेगा ना आपका रिएक्शन करने का तरीका जो आपने सीखा है, और यहां पे प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो रिएक्शन करने का तरीका होगा, किसी भी चीज को समझने का तरीका होगा, वो यदि अलग होगा तो उसका असर कम्युनिकेशन पे पड़ेगा। तो एक सोशल मिलियो और इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर, इससे भी कभी कभी कम्युनिकेशंस में बैरियर आती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि नहीं हमारे सोसाइटी में तो ऐसा नहीं होता, हम लोग इस वैल्यूज को प्रधानता देते हैं जो यहां नहीं दिया जाता है, तो नेचुरली एक क्लैश होगा, एक इंटरनल क्लैश भी होगा कम्युनिकेशन में। यू आर फ्रॉम different social background, I am from different social backgrounds, you are coming, we are just working on the same platform, so naturally sometimes frictions may not be serious, ये friction serious नहीं होगा, हो सकता है हो भी, लेकिन कुछ न कुछ कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स आएंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी भी चीज को आप ड्यूटी को करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, किसी से बात करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस अलग है। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अलग है, और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस अलग अलग हो, तो नेचुरली जब पर्सनल एक्सपीरियंस अलग अलग हैं तो दोनों के विचारों में तो अंतर आ जाएगा। Naturally, there must be a divergent view. There will be a divergent view. तो उसी व्यू में इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, इट इज बाउंड टू हैपन। हम लोगों को डिफरेंट व्यूज तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब एक ही तरह से सोचें, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट व्यूज जो होते हैं वो अच्छी बात है। देयर मस्ट बी अ डिस्कशन, देयर मस्ट बी अ डेलिब्रेशन, देयर मस्ट बी अ कन्वर्सेशन, देयर मस्ट बी अ सीरियस एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मे बी डिफरेंट। तो ये बहुत मायने रखता है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत मायने हैं। मैं इसकी 2 मिनट इसके बाद पहले इस साइड पे देख लेते हैं, उसके बाद मैं इस पे आता हूं। इमोशन, इमोशनल ब्लॉक्स। सपोज आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर ने आपको कुछ कह दिया, तो आपने उसको अपने इमोशंस से ऐड कर दिया, आप बहुत इमोशनल, यू आर गेटिंग इमोशनल, दैट मीन्स व्हाट? तो कहते हैं ना कभी देयर इज नो इमोशन इन प्रोफेशन। इसका मतलब ये मैं कतई आपसे नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट देयर इज नो यूज ऑफ इमोशंस। if you don't have the emotions, I think we will just behave like animal also, right? Of course you must have the emotions, लेकिन कभी कभी ये इमोशंस बहुत ही नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इमोशंस मुझे संभालने के लिए भी होनी चाहिए, ये कम्युनिकेशंस के बैरियर्स हो जाते हैं कभी। इफ योर बॉस इज स्टार्टिंग फाइटिंग ऑन सर्टेन इश्यूज, राइट, यू आर फेसिंग द म्यूजिक ऑफ द बॉस, बॉस के आप म्यूजिक को फेस करते हैं यानी कि डांट खा रहे हैं। सो बी सेंसिटिव, बी लॉजिकल, बी सेंसिबल देयर, don't act, don't your emotion cannot drive you in a direction in which there is no use, there is no usefulness। वो ऐसा डायरेक्शन, आपके इमोशन यदि आपको ऐसे डायरेक्शन में ले जाता है जो फ्रूटफुल नहीं है, तो वो गलत है, तो वो बैरियर का काम करें। सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, ये बहुत ही मायने रखता है। आप यदि सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, आप कहेंगे कि माई वे इज द हाईवे,
इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट। जो मैं कह रहा हूं, सेल्फ सेंटर्ड हो, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स व्यूज, यू आर नॉट वेलकमिंग द आइडियाज। आप कहते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सिर्फ अपनी बातें करते हैं। तो अब टीम वर्क कैसे होगा? टीम वर्क में तो सबके रिस्पेक्ट होने चाहिए। यदि हर एक आदमी किसी टीम में सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, तो कैन यू अचीव द टारगेट एंड गोल वॉट एवर यू हैव सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? इज इट विल बी क्वाइट इम्पॉसिबल। ये बहुत इम्पॉसिबल होगा, राइट? तो ये बहुत बड़ा, आपको सेल्फ सेंटर्ड हम लोगों को नहीं होना है, राइट? यू मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल। जब टीम स्पिरिट की आप बात करते हैं, वही चीज हो गया है। जब आप टीम स्पिरिट की बात करते हैं तो नेचुरली इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। यू मस्ट बी इंक्लूसिव, राइट? एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। तो सबको साथ लेकर चलने की बात, जो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड जो होता है, वो इट विल बी अ डिजास्ट्रस इन टर्म्स ऑफ एनी इंडिविजुअल और इन टर्म्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंडिविजुअल्स को मिलकर ही तो एक ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। तो ये बहुत डेंजरस चीजें हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड के। नेक्स्ट देखिए, एक लिखते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। कास्ट, रिलीजन, एज ग्रुप। अब जिस सोसाइटी से आए हैं उसका ग्रुप, रीजनल ग्रुप। सपोज कीजिए कि किसी खास रीजन में 2-3 आदमी काम कर रहे हैं, तो ये जो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन है, ये बहुत ही, मैं इसको ये कह सकता हूं कि इट इज कैटास्ट्रॉफिक फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एनी इंस्टीट्यूशंस। ग्रुपिज्म cannot decide anything in terms of profession। जो ये मेरा ग्रुप है, एक तरह के मेंटालिटी के हम हैं, तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, इट्स रॉन्ग। सपोज आप किसी खास रीजन के हैं, किसी खास सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, 5 और 4 इंडिविजुअल, और वो एक ढंग से बिहेव करेंगे। अब कैन यू इमेजिन if everybody start identifying himself in terms of group, there will be a chaos, there will be a, it will have a very disastrous effect, and result will be abysmal। जो एंड रिजल्ट होगा हम लोगों का, वो बहुत ही गंदा होगा। तो ये ग्रुप आइडेंटिफिकेशन से हमेशा इसको अवॉइड करना है। गोल एक है, प्लेटफॉर्म एक है, टारगेट सेट है, एवरीबॉडी इज मस्ट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस। इसलिए ग्रुप आइडेंटिफिकेशंस ये कभी हमेशा कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करता है। कभी भी ग्रुपिज्म, इट्स सी नॉर्मली नेचुरली एक ग्रुप में एक ही एज ग्रुप के सपोज हम लोग हैं, कुछ प्रोफेशनल्स, वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन यदि वो चीज हावी हो जाए कम्युनिकेशन में, तो इट विल क्रिएट फ्रिक्शन, एक दरार पैदा करेगा। ये नहीं, इट्स बैड। सेल्फ इमेज, कितने आदमी अपने, कोई मैनेजर्स या कोई भी जो बड़े पद पे बैठे हुए हैं, somebody is holding a very good position in any institution or any organization, ये सेल्फ इमेज कितने आदमी क्रिएट करते हैं। और जब आप सेल्फ इमेज क्रिएट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें को आप इग्नोर करते हैं।
कि आपने तो एक सेल्फ इमेज क्रिएट किया है। समटाइम्स सर्टेन इमेजेस may be healthy for the organization, but बहुत ज़्यादा चांसेस होता है ये सेल्फ इमेज किसी बॉस ने क्रिएट किया, किसी मैनेजर ने क्रिएट किया, इसमें क्या होगा यदि वो नेगेटिव है, सेल्फ इमेज के आगे किसी के इमेज की कोई इंपॉर्टेंस आप नहीं देंगे, तो नेचुरली द कम्युनिकेशंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स विल ऑलवेज बी हॉलो, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। We will not lead ourselves in a direction in which we can achieve something specific. हम लोग वो स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में शायद नाकामयाब हो जाएंगे। इसलिए इस सेल्फ इमेज जो किसी ने यदि क्रिएट किया है वो बैरियर का काम करेगा, कम्युनिकेशन में बाधा का काम करता है। सेलेक्टिव परसेप्शन, आपने एक परसेप्शन, एक विचार अपने मन में क्रिएट किया हुआ किसी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज किसी प्रोसेस को करने की बात टेक्निकली आप लोग जो करेंगे, या बहुत सारे मामले ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होते हैं कि एक परसेप्शंस क्रिएट किया जाता है, सेलेक्टिव परसेप्शंस, जो यही होना चाहिए। ये सेलेक्टिव परसेप्शन बहुत ही डेंजरस है कम्युनिकेशन से। आपने एक परसेप्शंस रखा एंड यू आर स्टिक टू इट, उस परसेप्शन पे स्टिक हो गए, उस विचार पे स्टिक हो गए। इसका मतलब जब विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये गलत है, तब कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट होगा, फ्रूटफुल नहीं रहेगा। इसी को मैं डिफेंसिवनेस से पहले इसी से रिलेटेड क्लोज्ड माइंड, और याद रखिए कि इन सभी में, क्योंकि ये किस हेडिंग में आप पढ़ रहे हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें किसी भी पर्सन का अपना बैकग्राउंड बहुत काउंट होता है। किस फैमिली बैकग्राउंड से, किस सोशल बैकग्राउंड से, कुछ लाइक्स डिसलाइक्स, कुछ प्रेजुडिसेस जो आपने बना ली है, जो माइंडसेट बना लिया है, उसका इफेक्ट यहाँ पे आता है। क्लोज माइंड है, दैट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट वेलकमिंग इनोवेटिव आइडियाज, उनका क्लोज है, वो नैरो परसेप्शंस पे काम करते हैं, संकीर्ण विचारों से ग्रसित हैं। दे आर नॉट वेलकमिंग एनी जूनियर्स इनोवेटिव आइडियाज। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कितने आदमी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो क्लोज्ड है, एक ककून में रहते हैं। दे आर जस्ट रैप्ड इन अ ककून। दैट मीन्स लेट योर आईज एंड ईयर ओपन, हमेशा आंख कान खुला होना चाहिए। लेट फ्रेश एयर कम इन द रूम, कम इनटू द रूम, फ्रेश हवा को घर में आना चाहिए। ओनली देन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी, गोल विल बी वेरी अचीवेबल। और क्लोज माइंड जहां पे होंगे, तो आजकल के जमाने में आपने देखा होगा कि इफ यू आर जस्ट डिलिमिटिंग योरसेल्फ, अपने आप को एक ककून में बांध लेते हैं, तो नेचुरली एवरी इफेक्ट विल फॉल फ्लैट, सब खत्म हो जाएगा, वी आर गेटिंग नोवेयर। तो दैट इज कॉल्ड, ये भी एक सब बैरियर्स हैं, अवरोध हैं हमारे और आपके बीच के कम्युनिकेशंस में। एंड फाइनली ये 3 हम देखेंगे, फिल्टरिंग, रेजिस्टेंस टू चेंज एंड स्टेटस ब्लॉक। स्टेटस ब्लॉक, फिल्टरिंग, एक मैसेज एक टेबल से स्टार्ट हुआ कंपनी में और फिल्टर होके मैनेजर से लेके सबऑर्डिनेट तक आया। द मैसेज स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन विच इस प्रोसेस में ये जो एक्चुअल मैसेज था वो फिल्टर होते 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 उसकी मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जाती है। ऑब्जेक्टिव कुछ था और मैसेज पहुंचते 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 बहुत ही कंफ्यूजन में क्रिएट हो जाते हैं। तो ये चीज
टॉप टू बॉटम भी चलता है, बॉटम टू टॉप भी चलता है। ये मैसेज सबऑर्डिनेट जो लाइंस मैन है यहां से यदि चलेगा तो ऊपर तक भी यदि आएगा, तो ये कम्युनिकेशंस इतने फिल्टर होके यहां पे पहुंचते हैं कि एक्चुअल चीज जो कहना था वो पता नहीं चलता। इन द सेम वे जो टॉप ऑथोरिटी से जो मैसेज चलते हैं वो हर एक जगह फिल्टर होते 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 एक्चुअल चीजें कभी कभी नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये जो फिल्टरिंग है ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो कभी कभी कहते हैं ना कि मैनेजर इज वेरी डायरेक्ट, दे आर गिविंग द वेरी डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू यू, वो ज्यादा अच्छा है कभी कभी। क्यों? क्योंकि वो जो फिल्टर होकर जो आपके पास पहुंचता है मैसेज वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है कभी कभी, और ये कभी कभी बहुत ही फैटल साबित होता है। इट विल प्रूव फैटल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, वो घातक सिद्ध होता है किसी के लिए। रेजिस्टेंस टू चेंज, आप चेंज को अपोज करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। Wherever there is a risk factor is involved, you avoid taking that risk. तो how the innovative ideas will come? कैसे वो innovative ideas आएगा? इसलिए रेजिस्टेंस टू चेंज करने में भी कम्युनिकेशंस कभी कभी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, गैप आ जाता है किसी दो आदमी के बीच में, ये नहीं होना चाहिए। और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल इसकी थोड़ी कम बैरियर्स है, क्योंकि जितने भी न्यू ब्लड्स जो आ रहे हैं और जो इस प्रोफेशनल वर्ल्ड को देख रहे हैं वो हमेशा चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी वो भी रिस्क फैक्टर को कैरी नहीं कर पाते हैं, वो चेंज का विरोध करते हैं कभी कभी। ये भी कम्युनिकेशंस में कभी कभी घातक हो जाता है। और तो ये सब। अब लास्ट देखिए, स्टेटस ब्लॉक। बॉस ने अपनी एक स्टेटस क्रिएट की है, तो नेचुरली जब आप अपने को एक स्टेटस के व्यू से देखेंगे कि मेरी भी अपनी स्टेटस है, तो नेचुरली सबऑर्डिनेट जो होगा आपका वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करेगा? फियर से, डर से, हेजिटेशंस होंगे, तो वो तो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक तो बना रखा है एक ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बना रखी है कि आई हैव सर्टेन स्टेटस। तो नेचुरली सबऑर्डिनेट्स विल नॉट बी ओपन टू यू, वो आपके साथ ओपन नहीं होंगे। इफ सर्टेन आइडियाज आर कमिंग इनटू माय ब्रेन एंड बिकॉज ऑफ योर स्टेटस एंड योर पर्सनैलिटी, योर ऑरा जो है आपने ऐसा बनाया हुआ है स्टेटस, तो उसकी वजह से हम आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो नेचुरली ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है? कभी नहीं सही है, क्योंकि जो आइडिया था आपने ऐसी स्टेटस क्रिएट की हुई है, तो देयर इज अ गैप बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ इमेज, सेलेक्टिव परसेप्शंस, क्लोज्ड माइंड एंड फाइनली स्टेटस। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही फैटल है। तो इन सभी से हमको बचना है, जिसके बारे में हम बात करेंगे दूसरे लेक्चर में। तो यही था सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसके बारे में हम लोग ने बात किया था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बैरियर्स के बारे में और बात करूंगा, और उसमें कैसे ओवरकम करें उसकी भी चर्चा करूंगा। तो आई होप सो कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो आपके लास्ट हो जाएंगे। अभी तो कुछ बैरियर्स आपके बाकी हैं, उसके बाद लास्ट सेगमेंट कैसे उससे हम ओवरकम करें, उसको कैसे हम उस पर विक्ट्री करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल सही रहें, कैसे हम इसको अचीव करें। तो कुछ बैरियर्स के बारे में और बात करेंगे, और फाइनली बात करेंगे कि इस बैरियर से हम कैसे निजात पाएं। क्लियर हो गया? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग दिस। वन लेक्चर will be there. In the next lecture we will have the discussions regarding the barriers, so that बहुत सारे barriers के बारे में बात इसलिए करेंगे कि आपको लिखने में भी आसानी हो, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाल दी जाएं, क्योंकि आप लोगों को सब्जेक्टिव लिखना होता है। तो जितने आप इंटरेक्ट करेंगे इस मामले में उतनी चीज़ आप वहाँ पर लिख पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है आपका। ये बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने देखे हैं, तो जितने आपके दिमाग में आएंगे उतने वहाँ पे लिख सकते हैं। इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट
ऑन द एग्जामिनर, जो आपकी कॉपी को चेक वगैरह करते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड साउंड। अच्छे होंगे आप लोग। इस सेशन में मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं बच्चों के, जब से हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को दिया है और आप लोग उस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। इसके मटेरियल्स को लेके कुछ क्वेरीज ज़्यादा ही आते हैं, तो आप मुझे मटेरियल्स के बारे में बताइए। और तो सब कुछ इसमें मेन जो है ना, वो मटेरियल्स के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इसके क्वेरीज ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, वैसे आप जानते ही हैं कि जितने भी ऑफलाइन के जितने भी बच्चे हैं जो ओवर द ईयर्स जुड़े हैं यहाँ से, वो तो मटेरियल्स अध्ययन जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करता ही है अपने स्टडी मटेरियल्स, उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तो लॉकडाउन की स्थिति में कुछ मैटर को कुछ दूसरे ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा तो ऑफलाइन का जो मोड जो होता है उसमें सब बच्चों को मिलते ही हैं, लेकिन जब आप जानते ही हैं कि हम लोग कोविड क्राइसिस में जी रहे हैं अभी, और इसलिए इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने अवेल भी किया है और आप भी उससे होपफुली जुड़ रहे हैं और चलता ही रहेगा ये हम लोग का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम आगे की बात करें, क्योंकि होता है अभी हम लोगों ने कम्युनिकेशन में देखा है कि कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होते हैं, मुद्दे बहुत बातचीत कर लेंगे हम, एक्चुअल मुद्दे भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ये अपना हेल्पलाइन नंबर है, इसको देख लीजिए। मैं हर एक डिजिट को एक बार पढ़ भी देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 6207254711। It's a one number. 6207254711. WhatsApp number particularly 950. I'm just highlighting that certain digits. हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 9507888831। और जानते हैं व्हाट्सएप में तो इमेजेस और पीडीएफ वगैरह आप लोग भेजते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि एक व्हाट्सएप नंबर तो होना जरूरी है। या बहुत सारी चीज़ें, कुछ क्वेरीज भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ टीचर से इंटरैक्ट ही करना हो, उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्वेरीज करेंगे। थर्ड वन इज 7979040014। ये सभी हेल्पलाइन नंबर्स एंड जो मिडिल में है वो व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ये मैसेज को सबसे पहले आप रखिए, क्योंकि इसके कुछ कम्युनिकेशन गैप भी होगा, तो यदि आप ये नंबर है आपके पास तो इट विल बी बेटर। तो चलिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा था कि मटेरियल्स की बात कर रहा था। तो वैसे मटेरियल्स तो प्रोवाइड किए ही जाते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को इस पर बहुत सारी बातें हो रही थी, जो बच्चे को और किस ढंग से हेल्प किया जाए मटेरियल्स के इन टर्म्स ऑफ। तो ये मटेरियल्स उस प्रोसेस में है जो कि कैसे हम लोग डिलीवरी करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं इस मटेरियल्स के बारे में कि आप एक ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं 2 और 3 डेज बाद। उस ऑर्डर को प्लेस कीजिए पहले, दोज हु आर इंटरेस्टेड, राइट। आप यदि इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मटेरियल्स, अब मैं आपको क्या कहूँ, इतने मार्केट में इतनी तरह की डिस्टॉर्टेड चीजें हैं कि मैं सजेस्ट भी करूं, और यदि आपसे उसका आपका नुकसान हो कुछ एकेडमिकली, तो मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये एक हम लोगों के प्लेटफॉर्म का भी सवाल है।
जो एक्चुअल फिल्टर्ड चीजें हैं वही मैं आपको देना चाहता हूं, और हम लोग का यही उद्देश्य भी है। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही है कि आपके पास एक क्वालिटी मटेरियल पहुंचे, और उस मटेरियल को हम लोगों ने जो डिजाइन किया है वो आपके सिलेबस के अनुसार ही हो। सब कुछ उसमें हर एक जो भी आप चाहेंगे आपको मिलेगा, रिटन फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि वो रिटन मटेरियल तो होंगे, आप जानते ही। तो इस पे चर्चाएं चल रही। सबसे पहला काम क्या है कि आप ऑर्डर को प्लेस कीजिए। 2 और 3 डेज बाद इस ऑर्डर को प्लेस कीजिए। हम लोग उसको देखेंगे, और आप जानते हैं कि कुरियर सेवा वगैरह सब कुछ अब तो स्टार्ट हो गई है आपके झारखंड में। तो इसमें कहीं कोई उसको हम लोग काउंट करेंगे, और जो प्रोसेस करना होगा उस प्रोसेस से आपके घर तक वो मटेरियल्स चले जाएंगे। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है, ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल्स हैं, तो उसके लिए एक जो कॉस्टिंग आएगी, जो मिनिमल कॉस्टिंग आएगी, जो आपको इन सभी नंबर्स पे जो आप जब आप कॉल करेंगे आपको बता दिए जाएंगे। जो एक रिजनेबल चार्जेज हैं उसके, वो आप पे करेंगे। ऑनलाइन ही तो अभी करना होगा आप लोगों को, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होती। तो यदि वो एक मिनिमल चार्जेस पे करके आप मटेरियल्स मंगवा सकते हैं, यहाँ से हम लोग उसको कुरियर करेंगे और फिर वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, जो आप उसमें नंबर डालें कुरियर्स के लिए, जो आप नंबर डालते हैं एड्रेस, एक तो पहले फुल एड्रेस अपने पापा से मम्मी से पूछ के, कभी कोई इसमें गैप नहीं होनी चाहिए। और जानते ही अभी तो आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो कभी भी गैप ही नहीं होनी चाहिए। तो वो गैप नहीं होनी चाहिए। फुल एड्रेस विथ प्रैक्टिकल नंबर, नंबर ऐसा जो कि पता नहीं कभी स्विच ऑफ हो, यदि कुरियर बॉय आपके पास पहुंचे वहां पे फोन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप कहीं हो ऐसे जगह जहां पे नहीं लग रहा है, तो जो फैमिली मेंबर्स वहां पे उपस्थित हैं हमेशा 24 आवर्स, मम्मी पापा कोई भैया जो भी हो, तो उनके वो नंबर दीजिए जो फंक्शनल रहे 24/7, जो कभी वो पहुंच जाए। तो इस प्रोसेस से आपके मटेरियल्स को पहुंचाने की तैयारी, और हम लोगों ने उसके के लिए बहुत इसमें मंथन किया, बहुत ही डिस्कशंस किए कि कैसे वो आपको पहुंच जाए। तो वो पहुंच जाएंगे। और पहले सबसे पहले आप लोग यही कीजिए, इस मटेरियल्स के लिए ऑर्डर प्लेस आप करें। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, और फुल एड्रेस के साथ, फुल एड्रेस विथ नंबर विच इज फंक्शनल, एकदम अच्छे नंबर्स जो हमेशा 24/7 फंक्शनल है, उस नंबर के साथ करें। और ये मटेरियल्स आप तक पहुंचेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और एक मिनिमल चार्जेस जो होते हैं उसी में ये मटेरियल्स आपके पास पहुंच जाएगी। तो और उस ऑर्डर को प्लेस करेंगे, कितने ऑर्डर्स आते हैं, फिर वो ऑर्डर्स को फिर हम लोग ब्लॉक करेंगे, फिर एक नोटिफिकेशन जाएगा, जो बच्चे छूट जाएंगे वो फिर प्लेस करेंगे। क्या आप जानते हैं एक ही बार में बहुत सारे ऑर्डर्स को संभालना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं। तो आप लोग करें, और ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। और ये मटेरियल्स इसी प्रोसेस के तहत आपके पास रिटन मटेरियल्स आपके घर तक कुरियर के द्वारा पहुंच जाएगी। और जो हम लोग वीडियोस के द्वारा जो आप देख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, वो तो आप उसमें लगे ही रहिए, देखते रहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए, लैप्स नहीं होना चाहिए। तो इसी रिक्वेस्ट के तहत मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मटेरियल्स के बारे में बहुत सारे जो सब ठीक है, ये तो वीडियो है ही, लेक्चर हम सुन ही रहे हैं, समझ रहे हैं, जो क्वेरीज होगा आप इस पर करेंगे ही करेंगे। लेकिन सर ये मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि आप लोग में बहुत सारे हैं कि जो रिटन चीज़ें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन। तो उसी के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन समझिए, मटेरियल्स के बारे में है ये। तो आपको मैंने ये जितने भी चीज़ें हैं नंबर से लेके प्रोसेस बता दिया। सबसे पहले मुद्दा जो बैक टू द बिजनेस, आप ऑर्डर प्लेस करें, ताकि हम लोग को समझ में आए कि किस किस एरिया के कहाँ कहाँ से बच्चे का ऑर्डर प्लेस हुआ है,
उसको कैसे भेजना है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए। यदि इस मैसेज के बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आपके पास इतने सारे नंबर हैं, हम लोग जो सर इंचार्ज हैं सबके नंबर हैं, आप इन पे कॉल कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे और इस प्रोसेस में आपके पास मटेरियल्स पहुंचाएंगे। हम ये मत समझिए कि हम वी विल गेट कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू, हमेशा कनेक्शंस में हम लोग रहेंगे, कुरियर्स के द्वारा आपके मटेरियल्स आपके पास पहुंचेंगे। तो प्लीज़ यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस मटेरियल्स को लेने में तो आप कनेक्शंस कीजिए, मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए। जो मुझे ये मटेरियल्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना है उसके फुल एड्रेस नंबर के साथ मैसेज कीजिए, तो ये चीज़ क्लैरिटी के साथ आपके पास पहुंच जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है और आपकी प्रिपरेशंस में हेल्प मिलेगी। चार्जेस मिनिमल, इसमें कहीं कोई आपको कोई परेशानी नहीं है। जो चार्जेस के बारे में आप जब क्वेरीज करेंगे तो वहाँ पे बता दिया जाएगा आपको। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड रिगार्डिंग दिस मैसेज। इस मैसेज में इसलिए कर रहा हूँ ये क्लैरिटी हो, क्योंकि देखिए ये ऑफलाइन तो आप लोग हैं नहीं और हम लोग साथ साथ एक दूसरे से फेस टू फेस तो है नहीं, तो हर एक चीज़ छोटी छोटी बातों का भी इसी मैसेज के द्वारा, इसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। तो वही यूज़ करके मैंने आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और हम लोगों ने सोचा एक सेपरेट मैसेज आपको कर दिया जाए इसके बारे में। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।